नमस्कार दोस्तों, एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जब इस घटना की पुलिस ने खुलासा किया तो ना सिर्फ उस एरिया के लोग, नात रिश्तेदार, बल्कि खुद पुलिस भी एक बार उसका माथा ठनक गया कि लोग कितना दिमाग लगाते हैं एक जुर्म को करने में। जितना एक जुर्म को करने में लोग दिमाग लगाते हैं, यदि उतना जुर्म किसी अच्छे काम को करने में लगाते तो लोगों की कितनी तरक्की होती, अपनी आसपास का जो माहौल है वो कितना खुशनुमा होता। तो आज की जो सच्ची घटना है ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की है। मुंबई को एक प्रकार से देश का आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। उसी मुंबई से सटे एक जगह है कल्याण। उसी कल्याण में एक एरिया है आडिवली करके। उस एरिया में एक मोहल्ला है छोटा सा जिसका नाम है नेताजी परिसर। इसी नेताजी परिसर मोहल्ला की ये कहानी है। 25 जनवरी की सुबह सुबह उस परिसर में, नेताजी जो परिसर है उसी परिसर में एक बावड़ी रहती है। मुंबई में कुआं को बावड़ी बोलते हैं और हम लोग के आम भाषा में, यूपी बिहार की भाषा में कुआं बोलते हैं। तो उसी कुआं में सुबह सुबह उठ करके कुछ लोग पानी निकालने जा रहे थे और जैसे ही वो लोग कुआं में झांकते हैं पानी निकालने के लिए तो वो लोग देखते हैं कि अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है। अब ये देख करके वो लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। जो मोहल्ला के लोग रहते हैं, नेताजी परिसर के लोग, उसी में से किसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। ये पुलिस स्टेशन लगता है मानपाड़ा। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि कुएं में औंधे मुँह एक लाश पड़ी हुई है। लोगों की मदद से उस लाश को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाल के लोग देखते हैं कि उस लाश के कमर में रस्सी बंधी हुई है। लोगों को ये समझ में आ जाता है कि इस लाश को कमर में जो रस्सी बंधी हुई है उसमें कोई पत्थर बांध के इस लाश को इस कुएं में छोड़ा गया था ताकि ये लाश ऊपर ना आए। लेकिन रस्सी की जो गांठ है वो ढीली पड़ जाती है, पत्थर से रस्सी खुल जाती है। इस वजह से वो लाश जो है फूल करके ऊपर आ गई थी। अब पुलिस की टीम उस परिसर के लोगों से पूछती है कि क्या आप लोग इसको पहचानते हैं, ये कौन है? क्या आप लोग का पड़ोसी है, इसी परिसर का रहने वाला है या बाहर का कोई है? तो कोई इसमें से कोई आप पहचानते हो इसको? तो लोगों ने सीधे सीधे उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। पुलिस की टीम उसको उठाती है और मोर्चरी में ले जाकर रख देती है। उसका फ़ोटो क्लिक करती है तमाम प्रकार के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि इसका वो करती है। उसके बाद पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू मतलब उसका प्रचार करती है, खोजबीन शुरू करती है उस लाश के बारे में। सबसे पहला पुलिस का अब काम यही था कि पहले इसकी पहचान हो कि ये है कौन, कहाँ का रहने वाला है। उसके बाद अब पता चलेगा कि इसका कत्ल कौन किया है। तो जब पुलिस पूरी तरीके से सर्कुलेट करवा देती है उसका फ़ोटो मुंबई के तमाम थानों में, तो एक थाना जो संपर्क साधता है मानपाड़ा पुलिस स्टेशन से, डोंबिवली ईस्ट का जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं वो संपर्क साधते हैं वो फोटो देखने के बाद कि जो व्यक्ति की लाश आपको मिली है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डोंबिवली ईस्ट थाने में 20 जनवरी को उसकी पत्नी के द्वारा, जिसका नाम है रीता, उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी 20 जनवरी की। और ये लाश मिली है 25 जनवरी को सुबह सुबह कल्याण के एक इलाके में। तो अब कल्याण की जो मानपाड़ा जो पुलिस स्टेशन है वो डोंबिवली पुलिस को लाश को हैंडओवर करती है। उसके बाद इस जो डोंबिवली अब ईस्ट की जो पुलिस है वो संपर्क साधती है इस मृतक के पत्नी रीता से। रीता लाश को देख करके तुरंत रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसका पति जो है इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब पुलिस की टीम छानबीन करना शुरू कर देती है। रीता से पूछती है कि कौन कातिल हो सकता है, तुम्हारे पत्नी का क्या किसी से दुश्मनी थी तुम लोगों की, किसी से कुछ ऐसा रिश्ता था
रीता कुछ भी बोलने से इनकार कर देती है, कुछ भी नहीं बोल पाती है, किसी का नाम नहीं ले पाती है। लेकिन पुलिस को अब जांच चूंकि करना था, पुलिस की टीम जांच में लग जाती है। मुखबिर लगा दिए जाते हैं पता करने के लिए। कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद, एक मुखबिर द्वारा एक पुलिस को सूचना दी जाती है कि जो ये रीता है इसका किसी से चक्कर चल रहा है। और जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस की टीम जूम आउट कर देती है रीता के ऊपर कि क्या रीता का रिश्ता अपने पति से ठीक था, क्या रीता का जो मुखबिर बताया है कि किसी से चक्कर है, क्या ऐसा तो नहीं अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। अब पुलिस पूरी तरीके से जो है कि रीता की कुंडली खंगालना शुरू कर देती है मुखबिर के थ्रू। तब पता ये चलता है कि जो ये रीता है इसकी शादी इसके घर वाले इसके मर्जी के खिलाफ इस व्यक्ति से करा दिए थे जिसका नाम था चंद्र प्रकाश, जिसकी लाश मिली थी। यानी रीता का जो पति है चंद्र प्रकाश, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, इससे इसका शादी इसके घर वाले इसके मर्जी के खिलाफ कराए थे। रीता जो बचपन से ही एक लड़के से प्यार करती थी, उसके प्यार में पागल थी। अपने घर वालों से भी वो बोली थी कि मेरा शादी इससे करा दो, लेकिन घर वाले माने नहीं। उस लड़का का नाम रहता है सुमित विश्वकर्मा। अब रीता मुंबई के डोंबिवली में रहने लगती है। रिश्ता तो कुछ दिन ठीक ठाक चलता है, लेकिन अचानक से ही एक दिन बाजार में रीता शाम को सब्जी खरीदने गई थी। उसी बाजार में इसकी मुलाकात सुमित से हो जाती है, यानी अपने पुराने आशिक से। और जैसे ही सुमित से पहचान होती है, इसकी मुलाकात होती है, रीता का जो पुराना प्यार है वो फिर से जाग जाता है। अब ये दोनों फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों में बातचीत अब शुरू हो जाती है, मिलना शुरू हो जाता है। और इस बात की जानकारी रीता के पति चंद्र प्रकाश को लग जाती है। चंद्र प्रकाश रीता को रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रीता जो है वो मानने को तैयार नहीं होती है। लास्ट में रीता खुल करके अपने पति से बोल देती है कि हमको सुमित विश्वकर्मा के साथ ही रहना है। इस पर एक दिन चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी रीता की बहुत पिटाई भी करती है। ये बात रीता अपने आशिक सुमित से बताती है। तब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जो ये चंद्र प्रकाश है इसको रास्ते से हटा देते हैं। जब ये रास्ते से हट जाएगा तो जो हमारे और तुम्हारे बीच को जो दूरियां हैं ये खत्म हो जाएगी। तब प्लान के थ्रू कुछ दिनों के बाद अब रीता जो है ये समझौता कराने के नाम पर चंद्र प्रकाश और सुमित की मुलाकात करवाने की बात करती है। चंद्र प्रकाश को भी लगता है अब रीता जो मेरी पत्नी है ये सब भूल करके अब अच्छे से जिंदगी जीने के लिए मतलब चाहत में है। चंद्र प्रकाश मान जाता है। एक दिन मीटिंग तय होती है रात में दूसरे जगह। अब वहां पर अपने पति चंद्र प्रकाश को लेकर के जो है ये सुमित से मिलने निकलती है रीता। उधर सुमित जो है अपने 2 दोस्तों को लेकर के एक जगह वेट कर रहा था। वहां पर ये सब जाते हैं। पहले तो हालचाल होता है, मुलाकात होता है। चंद्र प्रकाश उसको समझाने की कोशिश करता है सुमित को। सुमित भी बोलता है ठीक है, अब हम तुम दोनों की जिंदगी में नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। ऐसी बातें करके उसको बहलाया फुसलाया जाता है। उसके बाद पीने खाने की बात होती है, जो है कि सुमित चंद्र प्रकाश को खूब दारू पिलाता है। दारू पिला करके उसके बाद जब देखता है कि ये अचेत हो गया दारू पीते पीते, तब सुमित जो है अपने दोस्तों के साथ मिल करके चंद्र प्रकाश की हत्या कर देता है उसके पत्नी के सामने। रीता वहां पर मौजूद थी। मार करके उसको रात में ही ये सब अब लाश को ठिकाने लगाने की जुगत खोजने लगते हैं। एक ऑटो रिक्शा में उसको लाते हैं और रात को ही ले जाकर उस कल्याण के जो इलाका है आडीवली के जो नेताजी परिसर है वहां पर एक बावड़ी लोग को दिखता है। उस बावड़ी में पहले तो इसके कमर में एक रस्सी बांधते हैं, उसके बाद रस्सी में फिर एक पत्थर बांधते हैं वजन, ताकि ये लाश इसी बावड़ी में नीचे ही बह जाकर बैठ जाए और उसी में फेंक करके सब चले आते हैं।
ये 20 तारीख की घटना है, 20 जनवरी की। फिर वही 25 तारीख को जब लाश खुलती है और जो रस्सी बंधी रहती है पत्थर में उसमें खुलता है, तब वही लाश ऊपर आ जाता है और इसका खुलासा होता है। जब इतना पूरा खुलासा होता है तब पुलिस की टीम भी अचंभित हो जाती है। पुलिस की टीम तुरंत रीता, उसके आशिक सुमित विश्वकर्मा और उसके 2 दोस्तों को पकड़ती है और जेल भेज देती है। और इस पूरे घटना की जब खुलासा होता है तो न सिर्फ डोंबिवली पुलिस बल्कि कल्याण की ओमान पहाड़ी की पुलिस और उस एरिया जहाँ पर ये लाश मिली थी नेताजी परिसर के लोग भी अचंभित हो जाते हैं। जो नाते रिश्तेदार होते हैं रीता के और उस चंद्र प्रकाश के, वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग अब किस हद तक नीचे गिरकर रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो यही रही आज की सच्ची घटना। ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू जी को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।